हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 4। फिर एक नया दिन, फिर एक नया जोश और फिर एक नई उम्मीद के साथ आज हम यहां मिल रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दिन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी उठ के ऑलमोस्ट आज ये 3:30 बजे, अभी ऑलमोस्ट 3:40 हुए, 3:40 आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर एंड आई एम टेलिंग यू आई कांट एक्सप्रेस द फीलिंग दैट आई एम रनिंग थ्रू राइट नाउ. My dear friends, it's absolutely incredible. The air outside is so pure. The mind is so fresh. And let me tell you the advantage of early morning studies. सबसे बड़ा advantage होता है early morning studies का, वो ये होता है कि आपका एक नया दिन होता है, नई शुरुआत होती है, आपके दिमाग में कोई यादें नहीं है. योर ब्रेन इज एब्सोल्युटली एम्प्टी एंड वेकेंट. ना ही अच्छी यादें, ना ही बुरी यादें, ना किसी ने आपको सताया, ना आपने किसी को सताया. तो ये दिन की नई शुरुआत है और एक बहुत अच्छी चीज से करने जा रहे हैं. दैट्स योर कर्म. बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों. थैंक्स फॉर योर फीडबैक्स एवरीवन एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सक्सेसफुल इन कंट्रीब्यूटिंग व्हाटएवर आई कैन टू योर लाइव्स. सो दोस्तों, आज की डेट है 11th अप्रैल. यस माय डियर फ्रेंड्स, पूरी कंट्री ये जानना चाहती है कि लॉकडाउन का क्या होगा. वैसे ऑफिशियली तो लॉकडाउन अनाउंस्ड है 14th अप्रैल तक. कुछ स्टेट्स ने एक्सटेंशन अनाउंस किया है, बट हम जो महाराष्ट्र में है, जो कि सबसे सेंसिटिव स्टेट है पूरे इंडिया में, तो हम यहाँ पे हमारी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे और ये देखना चाहते हैं कि लॉकडाउन कब ओपन होगा. क्योंकि और किसी चीज की नहीं, बट हमें एक दूसरे से मिलने की बहुत जल्दबाजी है. आई एम टेलिंग यू यार, आई एम डेस्परेटली मिसिंग यू. लेकिन लग नहीं रहा है कि ये 14th को लिफ्ट होगा या हम 15 से वापस मिल पाएंगे. सो कहते हैं ना, सारी नेगेटिविटीज के अंदर भी एक पॉजिटिव चीज ये है, अ रे ऑफ होप, एक आशा की किरण मन में कि नहीं 15th को तो किसी और दिन हम लोग जरूर मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स. और वीडियो कॉल्स पे तो हम कनेक्ट होते ही रहेंगे. सो डाइंग टू सी यू ऑल. और फिर से करते हैं हमारे दिन की शुरुआत इन द कन्वेंशनल पैटर्न, हाउ वी डू ऑलवेज, दैट हाउस द जोश. I can't hear you. How's the Josh? Come on, my dear friends. Hi. Absolutely, it has to be high. So, कल का जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था, चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 3, उसकी समरी आपके स्क्रीन पे. We did 5 questions as classwork. 2 questions, 4 and 5 were based on fixed income securities. 8, 10 and 11 were based on variable income securities. You had 2 homework questions, question numbers 6 and question number 9. Question number 6 was based on fixed income securities, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ आपके सामने मैंने लिखा है इंटरनल इंडेक्स में. अगेन, क्या स्टार मार्क करना है, क्या टिक मारना है, दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस. ये पूरी तरह आपकी ही चॉइस है. सो क्वेश्चन नंबर 6 जो था, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था. इट वाज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वी डिड यस्टरडे. तो सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं उसका आंसर. चेक कीजिए. ICAI RTP नवंबर 2019 का ये क्वेश्चन है. You can see on your screen where you had investment in 13.5% convertible debentures and subsequently those debentures are converted. Few of those debentures are converted to equity shares. So आंसर्स आपके स्क्रीन पे है. दिस इज द डिबेंचर्स अकाउंट. इफ यू वांट मोर टाइम टू चेक द आंसर्स, यू कैन एनी टाइम पॉज द वीडियो एंड चेक योर आंसर्स. और एक छोटा सा अकाउंट आपको बनाना था, दैट इज द इक्विटी शेयर्स अकाउंट. सो जो भी आपने कन्वर्जन किया है और आपके पास अब इक्विटी शेयर्स है, वो इक्विटी शेयर्स अब इस अकाउंट में यहां रिफ्लेक्ट होंगे. चेक ऑल ऑफ यू. करेक्ट. वर्किंग नोट्स आप यहां देख सकते हैं. यहां पे आपको कुछ वर्किंग नोट्स दिए गए हैं, so you can see very well all of you. चेक कीजिए. यहां पे आप ये देखेंगे तो हमने इक्विटी शेयर्स जो कन्वर्ट किए हैं उसकी कॉस्ट हो रही है 1,12,108. और जिस दिन ईयर एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर को, उस दिन उन इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है वो है सिर्फ 9 रुपीज पर इक्विटी शेयर. सो 10,000 शेयर्स की होती है 90,000. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है दैट करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 1,12,108.
और मार्केट प्राइस विच इज 90,000, तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन होगा 90,000 पे। तो अब ये जो दोनों का डिफरेंस है 22,108, दैट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज अवर लॉस, एक्चुअल लॉस, एंड दैट लॉस विल बी प्रोवाइडेड इन द P&L अकाउंट। सो हम उसको P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे, एंट्री पास होगी P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन P लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 22,108. Correct. So that was your homework question for yesterday, one of the homework questions. Second homework question was question number 9, which was based on variable income securities. Please check कीजिए answers. मैं अगर क्लास को भी इमेजिन कर सकता हूं तो ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, बट स्टिल दे विल प्रिटेंड एज इफ दे आर डन होमवर्क. करेक्ट? Danish and the entire group sitting over here, Harshvardhan, Kaude, you will pretend as if you have done homework. Just joking guys, don't worry. Okay, चेक किया सभी ने? बहुत इजी क्वेश्चन था ये, यहाँ पे कोई डेट्स थी नहीं, सिंपल बोनस का एडजस्टमेंट था, देखा था, आगे बढ़े थे. करेक्ट? अब आगे बढ़ते हैं, आज का दिन करते हैं शुरू. और question number 12, 13, 14, long agenda today. Correct? All the questions mostly belonging to the variable income securities. So दोस्तों हम देख रहे हैं variable income securities, और जैसा मैंने कहा था variable income securities में we can very well prepare checklist of some of the adjustments that we have to deal with. So adjustments like in variable income security we have to see adjustment of bonus issue. Let's quickly revise this adjustment which we have already seen, which we have already dealt. Bonus issue means what? It is the shares issued free of cost by the company. So we are doing accounting in the books of investor. As an investor हमें ये जो शेयर्स फ्री में मिले हैं इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये रिकॉर्ड होंगे ओनली एंड ओनली इन क्वांटिटी कॉलम, एंड अमाउंट कॉलम विल बी नील. सर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? बोनस शेयर इशू का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हमारे एवरेज कॉस्ट जो है पर शेयर वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं विद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग बोनस शेयर. करेक्ट? दैट्स द फर्स्ट एडजस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी. सेकेंड एडजस्टमेंट जो है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी की वो है राइट इशू की. राइट इशू मतलब अधिकार. व्हेन द कंपनी सब्सिक्वेंटली इशूज द शेयर्स, इट इज द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बी ऑफर्ड फर्स्ट. कंपनी को सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देना पड़ता है कि क्या आप शेयर्स खरीदना चाहते हो या नहीं. तो अगर वो जो शेयर होल्डर है उसको ये जो अधिकार है, उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं. कल भी हमने लेक्चर कंक्लूड करने से पहले डिस्कस किया था. ऑप्शन नंबर 1 होता है वो राइट को एक्सरसाइज कर सकता है. तो एक्सरसाइज करना है मतलब उसको उन शेयर्स पे कुछ अमाउंट देना पड़ता है, दैट इज नोन एज एन एक्सरसाइज प्राइस. सो इट इज एज गुड एज बाइंग अ न्यू शेयर. करेक्ट? दैट अकाउंटिंग वी हैव ऑलरेडी सीन एंड विल अगेन सी ऑल दीज अकाउंटिंग टुडे. सेकेंड ऑप्शन उसके पास ये होता है कि वो अपनी राइट्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं. तो ये जो पैसा मिलता है ये पैसा उसकी इनडायरेक्ट इनकम होती है, एंड इट स्ट्रेट अवे गोज टू P&L अकाउंट. एंड थर्ड थिंग इज वो कुछ नहीं कर सकता है, मतलब वो राइट को लैप्स कर सकता है, जिसके केस में कुछ भी नहीं होता, ना ही कुछ पैसा आता है ना ही कुछ पैसा जाता है. करेक्ट? सो बोनस इशू, राइट इशू, ये 2 एडजस्टमेंट्स हमने अभी तक जितने भी वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज के क्वेश्चंस देखे हैं उसमें हमने ये 2 एडजस्टमेंट देखे हैं. आज के इस लेक्चर में हम जो एक तीसरा एडजस्टमेंट यहां देखने जाएंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, एंड दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड में भी हम देखेंगे 2 टाइप के डिविडेंड. वन इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड and another is post acquisition dividends. Pre-acquisition dividend and post acquisition dividend, and dividend can be further bifurcated into 2 types. We will see the treatment of interim dividend as well as final dividend. We will see the treatment of interim dividend as well as final dividend. So that's all, my dear friends. Variable income securities just revolve around these 3 adjustments throughout. Yes, you can see that it's very very easy, and they are just rotating around these 3 adjustments, out of which 2 adjustments we have already seen, we have already dealt, and the dividend adjustment we will be doing in today's lecture. So without making any further delay,
I think let's start the question. Let's proceed ahead and let's quickly do it. So my dear friends, after looking these three adjustments, let's begin with today's day by starting with question number 12. So format है आएगा आपके स्क्रीन पे, क्विकली फॉर्मेट्स बनाइए विदाउट एनी डिले. एडजॉइनिंग पेज की जरूरत नहीं है. यहां हमें बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टुगेदर विद द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ पीएनएल अकाउंट. सो डेट पर्टिकुलर्स नंबर्स एंड अमाउंट कॉलम्स ऑन डेबिट साइड एंड सेम कॉलम्स ऑन क्रेडिट साइड. क्विकली ड्रॉ कीजिए फॉर्मेट. कम ऑन ऑल ऑफ यू. सिर्फ 2 मिनट्स मिलेंगे फॉर्मेट्स बनाने के लिए. स्पीड अप कीजिएगा गाइस. In the books of Mr. Sundar, investment account, equity shares of X Limited for the period from 1/4/2019 to 31st December 2019. 4 columns on debit side, 4 columns on credit side for around 8 to 10 lines. And then P&L account for around 6 lines. P&L account we are not drawing completely. We are just asked to prepare the extracts of P&L account, the relevant part of the P&L account. Okay, so let us start. Let's begin. Let's read the question. On 1/4/2019, Sundar had 25,000 equity shares of X Limited at a book value of rupees 15 per share, having face value of rupees 10. Sundar had this represents that there is an opening balance. So come to your investment account, debit side. We'll first write down the year 2019 and then to date column April 1, 2 balance brought down 25,000 equity shares. And the value will be 3,75,000. On 20th June 2019, he purchased another 5,000 shares at rupees 16 per share. कुछ ब्रोकरेज वगैरह किसी भी चीज के बारे में दिया नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में जून 22 बैंक अकाउंट 5,000 shares at the rate of rupees 16 per share, that the amount is 80,000 rupees. 80,000 rupees. Okay, the directors of X Limited announced a bonus and right issue. The terms of the issue were as follows. Bonus is announced in the ratio of 1:6 and date of announcement of bonus is 16th August 2019. Okay, तो 16th August 2019 को 1:6 रेशियो में बोनस अनाउंस हुआ है. Let us see हमारे पास 16th अगस्त को कितने शेयर्स हैं. तो 25 और 5 30,000 शेयर्स हमारे पास है और 1:6 रेशियो अगर हम फॉलो करते हैं तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 मतलब हमें मिलेंगे कितने बोनस शेयर्स. 5,000 बोनस शेयर्स. So my dear friends, come to debit side August 16 to bonus issue, number column 5,000 and amount column dash, क्योंकि बोनस के केस में हम कुछ पे नहीं करते. They are the shares issued received free of cost. They are the shares issued or issued by the company free of cost, received by the investor free of cost. ओके, नाउ व्हाट अहेड. क्या कह रहा है ये उसके बाद? ये कह रहा है राइट इशू के बारे में. राइट का रेशियो है 3:7 और डेट है 31 अगस्त 2019. प्राइस इज रुपीज 15 पर शेयर. दोस्तों फिर से याद दिलाना चाहूंगा, व्हाट इज दिस प्राइस नोन एज? द प्राइस एट विच द राइट शेयर्स आर टू बी एक्सरसाइज इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस. करेक्ट. सो रुपीज 15 पर शेयर इज एन एक्सरसाइज प्राइस और राइट का रेशियो है 3:7. एक बार देख लेते हैं हमारे पास कितने शेयर्स हैं. तो 25,000 प्लस 5,000 30,000 प्लस 5,000 35,000 शेयर्स हमारे पास है दोस्तों. सो हमारे पास है कितने शेयर्स टोटल? वी हैव 35,000 शेयर्स एज ऑन दैट डेट, एज ऑन 31st अगस्त, एंड द रेशियो इज 3/7.
So 35,000 into 3 upon 7, we need to check calculation, into 3 divided by 7 equals to 15,000, right? Entitlement, correct? इसे कहते हैं entitlement. Entitlement मतलब इतनी rights में exercise कर सकता हूँ. Due date for payment is 30th September. If the rights are to be exercised, the payment have to be made till 30th September. Shareholders can transfer their rights in full or part. Accordingly, Sundar sold 33.33% of his entitlement to Shekhar for a consideration of ₹2 per share. अब ये जो 15,000 rights are entitled है, इसको हम क्या कर सकते हैं? Renounce कर सकते हैं या फिर इसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं ना. तो यहां पे आपसे कहा 33.33% उसने शेखर को सेल किया है, मतलब रिनाउंस किया है. 33.33% का मतलब होता है 1/3 और 15,000 का 1/3 होता है 5,000 राइट्स आपने रिनाउंस किए हैं एट द रेट ऑफ ₹2. मतलब आपको रिनाउंसिएशन पे कितना अमाउंट मिला होगा? 10,000 रुपीज. दोस्तों पहले इसको देख लेते हैं. Whenever the rights are renounced and the amount is received, what entry do we pass? We pass accounting entry bank account debit to P&L account credit. Yes, my dear friends, come to your P&L account. We have to write down the extracts of P&L account. Credit side by proceeds of right 5,000 equity shares into rupees to 10,000 rupees. By proceeds of sale of rights 5,000 equity shares into ₹2, that becomes 10,000 rupees. So that becomes our income, indirect income. Correct? अब अगर 5,000 राइट्स को रिनाउंस किया तो बाकी का क्या है? मिस्टर सुंदर परचेज 2/3 ऑफ हिज राइट एंटाइटलमेंट. ओके, सो 10,000 राइट्स आर एक्सरसाइज्ड एंड टू परचेज दीज राइट्स यू हैव टू पे 15 रुपीज ऑन ईच शेयर. और ये पेमेंट किस डेट पे करना है? 30th सितंबर. मतलब इट इज एज गुड एज बाइंग द न्यू शेयर्स ऑन 30th सितंबर. सो माय डियर फ्रेंड्स, कम टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड September 30 to bank account 10,000 into 15 rupees. The consideration is 1,50,000. The consideration is 1,50,000. So nothing new so far. जो भी अभी तक हमने देखा है वो सब एडजस्टमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर किए हैं. करेक्ट? So 10,000 shares exercised at ₹15 per share and consequently we paid 1,50,000. So बोनस का एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में था, हो गया. राइट का एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में था, हो गया. और तीसरा एडजस्टमेंट जो अभी हम क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं वो है ये. डिविडेंड्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 at the rate of 20% were declared by X Limited and received by Sundar on 31st October. Dividend for shares acquired by him on 20th June 2019 are adjusted against the cost of purchases. अब मैं आपको यहां पे पहले टेक्निकली कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से समझना है, फुल कंसंट्रेशन से. और फिर ये जैसे आपको बोनस समझ में आया, जैसे आपको राइट समझ में आया, वैसे ही आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा. ध्यान दीजिएगा. इसी क्वेश्चन को बेस लेके आगे बढ़ते हैं. डिविडेंड्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019. What does this mean? समझिएगा. 31st March 2019 को अगर ईयर एंडिंग हो रहा है, मतलब इसकी ईयर बिगिनिंग डेट क्या होगी? इट वुड हैव बीन 1/4/2018. करेक्ट? दैट मीन्स दिस इज विच फाइनेंशियल ईयर? इट इज 2018-19. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? माय डियर फ्रेंड्स, डिविडेंड डिक्लेरेशन की प्रोसीजर होती क्या है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है. ये है हमारी ईयर बिगिनिंग डेट. फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट होता है, पूरे साल ट्रांजैक्शंस होते हैं और फिर एक दिन आता है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और वो डेट को हम कहते हैं ईयर एंड डेट. इस ईयर एंड डेट पे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसके बाद ऑडिट होता है और ये ऑडिट होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे अडॉप्ट करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट किए जाते हैं, उसी मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं कि हम कितना डिविडेंड पे कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को. और कॉन्सिक्वेंटली फिर फाइनल होती है एनुअल जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड जो है वो फाइनली डिक्लेयर किया जाता है. लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, द एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी कंडक्टेड एनी टाइम
विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अगर मैं यहां देखूं तो इसकी लास्ट डेट होती है 30th सितंबर 2019। मतलब 30th सितंबर 2019 में एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, अगर आप ये डेट देखते हो 30th सितंबर 2019, तो प्रिंसिपली तो हम अगले फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं, दैट इज 2019-20 में। लेकिन 2019-20 में हम किस साल का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं? हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं 2018-19 का। बस यही चीज हमें यहां पे ध्यान रखना है। हुआ ये है दोस्तों कि हमारे पास कौन कौन से शेयर्स हैं और किन किन डेट्स के शेयर्स हैं। तो मेरे पास मैंने शेयर्स खरीदे थे 1 अप्रैल के 25,000 इक्विटी शेयर्स। उसके बाद मैंने शेयर्स लिए थे 20 जून को 5,000 शेयर्स। 16 अगस्त के तो जो शेयर्स है वो बोनस शेयर्स है और ये है राइट शेयर्स। अब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ किस दिन है? डिविडेंड्स वर डिक्लेयर्ड एंड दे वर रिसीव्ड ऑन 31 अक्टूबर। मतलब यहां पे डिक्लेरेशन की डेट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। सर्टनली इट इज अज्यूम कि ये जो डेट है वो एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट मीटिंग हुई है और डिविडेंड्स प्रॉपर्ली डिक्लेयर हुए हैं अंडर सेक्शन 123 एंड पे हुए अंडर सेक्शन 124। करेक्ट। सवाल ये उठता है कि मुझे डिविडेंड कितने शेयर्स पे मिलेगा? तो जवाब है ये दो जो मेरी होल्डिंग है इस पे मुझे डिविडेंड मिलेगा। फर्स्ट विच आई एम होल्डिंग एज ऑन 1 अप्रैल एंड सेकंड विच आई हैव परचेस्ड ऑन जून 2020। सो दोस्तों मुझे टोटल डिविडेंड कितने शेयर्स पे मिलेगा? तो जवाब है मुझे टोटल डिविडेंड मिलेगा 30,000 शेयर्स पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये 30,000 शेयर्स में से जो ये 1 अप्रैल के शेयर्स हैं मेरे पास, जो मैंने परचेज किए थे पिछले साल, क्योंकि आपसे कहा था मिस्टर सुंदर हैड 25,000 शेयर्स ऑन 1/4/2019, मतलब द शेयर्स वर एक्वायर्ड बिफोर दैट डेट। मतलब कैन आई से द शेयर्स वर एक्वायर्ड बिफोर 31 मार्च 2019? और जब ये 25,000 शेयर्स मैंने 31 मार्च 2019 से पहले एक्वायर किए हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब है ये 25,000 शेयर्स मैंने किस फाइनेंशियल ईयर में परचेस किए हैं? 18-19 में परचेस किए हैं। मतलब 25,000 इक्विटी शेयर्स वर परचेस्ड बाय मी इन 2018-19 और उसका डिविडेंड जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए पूरी तरह दैट विल बी माय revenue income. Are you understanding? That will be my which income? Revenue income. Revenue income means it's my ordinary income, it's my dividend income, and that dividend income should be transferred to which account? P&L account. So let's first calculate the amount of dividend on these 25,000 equity shares. So कैसे निकालेंगे 25,000 equity shares into face value 10 rupees? 25,000 into 10 rupees into what is the rate of dividend? It is given over here as 20%. So into 20% that becomes 50,000 rupees. Again I would like to repeat, ये 25,000 shares 18-19 में ही परचेस किए थे और 18-19 का ही डिविडेंड मिल रहा है। तो ये पूरी तरह हमारा डिविडेंड है, क्योंकि जिस साल का डिविडेंड मिल रहा है उस साल हम उस शेयर्स के शेयर होल्डर्स थे। तो ये 50,000 रुपीज मेरी इनकम जाएगी पीएनएल अकाउंट में। कम टू योर पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड, बाय डिविडेंड इनटू ब्रैकेट पोस्ट एक्विजिशन, buy dividends into bracket post acquisition 25,000 equity shares into 10 rupees into 20%, that becomes 50,000 rupees. करेक्ट। पहली चीज तो क्लियर हो गई, हमारे पास ये दो शेयर्स हैं, बोनस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा और ये तो राइट शेयर्स हैं, इट्स टू क्लोज टू द डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। सो ये दो लॉट्स पे हमें डिविडेंड मिलेगा। 25,000 शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा, ये डिविडेंड हमारी पोस्ट एक्विजिशन इनकम है। पोस्ट एक्विजिशन मतलब जब मैंने शेयर्स खरीदे उसके बाद का ये डिविडेंड है। करेक्ट। शेयर्स कब खरीदे हैं? फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। डिविडेंड कब का है? 18-19 का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली सिंपल, इट्स अ रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम मींस इट विल गो टू फ्लो टू पीएनएल अकाउंट। लेकिन सवाल उठता है वो दूसरे लॉट के बारे में। वो दूसरा लॉट है 5,000 शेयर्स का जो मैंने परचेस किया है जून 20 को। जून 20 2019 का मतलब है
फाइनेंशियल ईयर 1920 में मैंने ये शेयर्स परचेज किए हैं 20 जून 2019 को, लेकिन ये 5000 शेयर्स पे जो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, दैट डिविडेंड इज रिलेटिंग टू विच फाइनेंशियल ईयर 2018-19, मतलब ये 5000 शेयर्स पे मुझे वो डिविडेंड मिल रहा है, उस पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है जब मैं शेयर होल्डर नहीं था। दोस्तों अगर आपको याद हो तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के केस में ऐसे सिचुएशन में हम सेलर को पहले के पीरियड का इंटरेस्ट देते हैं, बट वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज के केस में हम सेलर को प्रीवियस ईयर का डिविडेंड नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिकॉज डिविडेंड पे हमेशा होती है अनसर्टेनिटी। डिविडेंड मे बी डिक्लेयर्ड, डिविडेंड मे नॉट बी डिक्लेयर्ड। हमें नहीं पता कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे कोई भी एक्स डिविडेंड या कम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लॉजिक बहुत सिंपल है। मैंने ये शेयर्स परचेज किए थे 20 जून 2019, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। उस दिन तक कंपनी ने डिविडेंड के बारे में कुछ कहा नहीं। जो शेयर्स बेचने वाला था उसको भी कुछ पता नहीं था, और जो मैं शेयर्स खरीदने वाला था मुझे भी कुछ नहीं पता था। इन गुड फेथ उसने बेचा, मैंने खरीदा। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर 20 जून को ये शेयर्स खरीदने के कुछ महीनों बाद कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब सवाल ये उठता है कि ये 5000 शेयर्स का जो डिविडेंड है इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? 5000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ₹10 इनटू 20%, सो 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपीज। सवाल ये उठता है कि ये 10,000 रुपीज का क्या होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे पिक्चर में आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का प्रोविजन। समझिएगा, AS 13 क्या कहता है? AS 13 कहता है दैट प्री एक्विजिशन इनकम should be adjusted against cost of इन्वेस्टमेंट्स। सो अगर आपको याद आ रहा होगा चार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का जो मैंने मेरी बुक में दिया है, ऑलमोस्ट पूरा स्टैंडर्ड हम देख चुके हैं। और अगर आपको ये चार्ट याद आ रहा होगा तो ये रहा उसका रेलेवेंट पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, परचेज प्राइस प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस माइनस प्री एक्विजिशन इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय प्री एक्विजिशन इनकम? प्री एक्विजिशन इनकम मींस इनकम ऑफ दैट पीरियड व्हेन आई वाज नॉट द ओनर। उस पीरियड की इनकम जब मैं ओनर नहीं था। इस केस में क्या हो रहा है? ये 5000 इक्विटी शेयर्स पे जो मुझे डिविडेंड मिला है, ये डिविडेंड कहलाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। व्हाई इज इट नोन एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड? बिकॉज आई हैव एक्वायर्ड दीज शेयर्स ऑन 20 जून 2019, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 1920, बट आई हैव गॉट डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, दैट इज द प्री एक्विजिशन। सो एज पर AS 13, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज अ कैपिटल रिसीट, इट्स अ कैपिटल इनकम एंड इट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है ये 10,000 रुपीज से मेरे वो शेयर्स की कॉस्ट कम होगी। इसका मतलब है इन शॉर्ट AS 13 ये कहता है कि ऑल द प्री एक्विजिशन इनकम इट शुड बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड नॉट P&L अकाउंट। It should be credited to investments account and not P&L account। समझ में आ रहा है? मतलब यहां से आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है। डिविडेंड्स के केस में अगर ये इतनी सी चीज आपने ध्यान रख ली तो ये एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा। डिविडेंड्स को आपको चेक करना है वेदर दैट डिविडेंड रिसीव्ड इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड और इज इट पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। प्री एक्विजिशन का डिविडेंड मतलब क्या है कि मैंने जिस दिन शेयर्स खरीदे हैं ये उसके पहले के प्रीवियस ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो वो हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अगर वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो यू हैव टू डू क्रेडिट टू investment account, but if it's a post acquisition income then you have to credit to P&L account। सी दोनों ही केसेस में पैसा आपको ही मिलेगा, मतलब दोनों ही केसेस में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और दूसरे केस में भी वापस बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट क्या होगा? P&L अकाउंट क्रेडिट होगा। यह सिंपल चीज आपको समझना है। प्री एक्विजिशन इनकम की वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? AS 13 में हमने देखा है
हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन इनकम से जो हमारी कॉस्ट होती है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड, कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस्ट एब्सोल्युटली रिमेन्स अनअफेक्टेड। सो आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां दिया है, समझाया है। तो ये 5000 जो शेयर्स हैं इसके ऊपर जो 10,000 रुपीज का डिविडेंड बनता है इसका करते हैं हम एडजस्टमेंट। कम टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड October 31 बाय बैंक अकाउंट एंड इन अमाउंट कॉलम राइट डाउन 10,000, अमाउंट कॉलम राइट डाउन 10,000। अगर आप चाहते हैं तो या खुद के लिए लिख सकते हैं, अगेन इफ यू वांट, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, करेक्ट। ये पार्ट अगर किसी को लिखना है तो क्वेश्चन होने के बाद वापस वीडियो में रिवाइंड करके इसको यहां पॉज करके आप लिख सकते हैं, करेक्ट। आई विल शो यू दिस पार्ट अगेन सो दैट इवन यू कैन पॉज दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो बोनस का एडजस्टमेंट हो गया, राइट का एडजस्टमेंट हो गया, डिविडेंड्स का एडजस्टमेंट हो गया। डिविडेंड्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019 at the rate of 20% were declared by X Limited and received by Sundar on 31st October 2019. Dividends for shares acquired by him on 20th June are to be adjusted against the cost of purchase. So ये क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिया ही है, नहीं भी दिया होता था तो भी हम ऐसे ही करते थे। On 15th November 2019, Sundar sold 25,000 equity shares at a premium of ₹5 per share. प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर मतलब 10 + 5 15 रुपीज में 25,000 शेयर्स हमने बेचे। सो कम टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट डाउन credit side November 15, buy bank account, number of shares 25,000 and amount will become 3,75,000. Amount sale proceeds will become 3,75,000. अब हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या समझाया था कि शेयर्स पे हमेशा एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। नाउ हाउ टू टेक एवरेज कॉस्ट, लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर एंड देन विल डू द राइटिंग वर्क। ओके, सो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डेबिट साइड के सारे अमाउंट्स की टोटल लेते हैं। तो 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 दैट बिकम 6,05,000। अब देखो क्या क्रेडिट में कोई अमाउंट दिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सेल प्रोसीड्स, क्या कोई अमाउंट दिख रहा है? और आंसर है हाँ, ये 10,000 रुपीज का प्री एक्विजिशन डिविडेंड दिख रहा है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, प्री एक्विजिशन इनकम reduces the cost, so 10,000 रुपीज होगा माइनस, मतलब मेरी नेट कॉस्ट है 5,95,000। कितने शेयर्स है 5,95,000 रुपीज इन्वेस्ट करके? तो नंबर कॉलम चेक कीजिए, डेबिट साइड में 25,000 प्लस 5,000 30 प्लस 5 35 प्लस 10 45,000। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं 45,000 शेयर से। ये है मेरी एवरेज कॉस्ट पर शेयर, लेकिन मैंने सेल किया 25,000 शेयर, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं 25,000 शेयर से। सो दिस इज माय टोटल एवरेज कॉस्ट 3,30,555.55 दैट इज 556। और अगर अब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूं मेरे सेल प्रोसीड से 3,75,000 से, तो मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ है, 44,444 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता है तो अकाउंटिंग एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट क्रेडिट 44,444। डोंट वरी, इसका वर्किंग नोट मैं आपको दिखाऊंगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, क्योंकि हमने P&L अकाउंट भी बनाया है तो P&L अकाउंट में भी हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स 44,444। And now what is to be done? Nothing. You have to close this investment account. First we'll close the quantity column. We'll take the total on debit side, write down on credit side and find out the closing number of equity shares. इस क्वेश्चन में हमें ईयर एंडिंग डेट पे मार्केट वैल्यू नहीं दिए तो इसका मतलब होगा, assumption सिंपल होगा कि कॉस्ट प्राइस ही मार्केट प्राइस से कम है। So we'll take total on debit side of amount column, write down same total on credit side and the balancing figure will be the closing value of investments as on 31st March 2019. 20,000. I'm sorry, it's 31st December.
not March. 20,000 equity share cost 2,64,444. Can write down this working note which I have prepared over here. But अब इस क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा वर्किंग नोट्स को कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्टली अमाउंट्स लिखेंगे. डिविडेंड का एडजस्टमेंट मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. एक और क्वेश्चन में वापस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. इफ यू वांट टू हियर दैट एक्सप्लेनेशन अगेन, यू हैव टू सिंपली गो बैक टू द वीडियो एंड लिसन टू दैट 2-3 minutes एक्सप्लेनेशन अगेन. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो मैं फिर से आपको एक बार ये नोट दिखा रहा हूं यहां पे. इन केस किसी को लिखना रहा, कुछ भी करना रहा तो लिख सकते हैं पॉज करके. ये जो ट्री डायग्राम मैंने यहां बनाया ना, ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी. करेक्ट. प्री एक्विजिशन डिविडेंड, दिस इज द अकाउंटिंग एंट्री. पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, दिस इज द अकाउंटिंग एंट्री. इंपैक्ट ऑन कॉस्ट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू पोस्ट दिस क्वेश्चन to the internal index, and also don't forget to write down the page number of your register where you have solved this question in your register. Question number 12, रजिस्टर के जिस भी पेज पे आपने सॉल्व किया है उसका पेज नंबर यहां लिखिए. क्विकली कम टू इंटरनल इंडेक्स. टाइप ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी शेयर है. ईयर एंडिंग डेट है यहां पे 31 दिसंबर. मेथड ऑब्वियसली क्योंकि इक्विटी शेयर है तो एवरेज कॉस्ट मेथड होगा. पहला अभी तक के सारे क्वेश्चंस में से पहला ये क्वेश्चन है जहां पे बोनस भी है, जहां पे राइट भी है और जहां पे डिविडेंड का भी ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट है. जैसा मैंने आपको आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज में बस ये 3 ही एडजस्टमेंट्स होती है. एंड दिस क्वेश्चन इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 एडजस्टमेंट. बट अभी जल्दबाजी मत कीजिए इस क्वेश्चन को इंडेक्स में पोस्ट करने की. लेट्स कंप्लीट the other questions what we have targeted for today, and then we'll go and visit our index of register together and post all the questions over there. Correct. पर मैं यहाँ पे समरी बनाता रहता हूँ इस चैप्टर की ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा. चैप्टर नंबर 12 का ये है लेक्चर नंबर 4 where today's day we started with classwork of question number 12. Correct. Now let's proceed ahead, and before we proceed ahead, a tip from me, from my side for you guys is listen carefully, understand carefully. That will certainly save our time. So suppose ये है आपका रजिस्टर और ये है आपके पेजेस. करेक्ट. दिस इज द लेफ्ट साइड पेज, दिस इज द राइट साइड पेज. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14. उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है. अलग कुछ नहीं है, बस ये आप देखोगे यहाँ पे तो डिविडेंड कॉलम दोनों साइड में ऐड हो गए. पहले रुकना, सुनना, समझना, वैष्णवी ताई डोरे थांबा और फिर बनाना. 13 नंबर 14 नंबर ये 2 क्वेश्चंस हमें देखना है. करेक्ट. अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लाइंस का फॉर्मेट है. सो टाइम सेव करने के लिए हम ये करेंगे कि आप क्या कीजिए, आपके लेफ्ट साइड पेज में पहले क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए और फॉर्मेट जो है वो फुल पेज का बना लीजिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ड्रॉ द फॉर्मेट फॉर कंप्लीट पेज और बीच में उसको हाफ पेज के बाद ब्रेक करके यहां लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 14. और जो राइट साइड का पेज होगा ना, दैट यू कैन यूज फॉर क्वेश्चन 13 वर्किंग नोट, and again rest of the half for question number 14 working note, so that
एक ही बार में आपके 2 क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स रेडी हो जाए। करेक्ट, बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको फॉर्मेट के लिए, तो क्विकली स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का फॉर्मेट हाफ पेज का, सेम फॉर्मेट फॉर क्वेश्चन नंबर 14 फॉर हाफ पेज। कम ऑन, क्विकली ड्रॉ द फॉर्मेट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। I hope you are ready with the formats of question number 13. You have written all the headings of question number 13. I am showing you heading for question number 14 also. So half page जो आपने format बना है question number 14 का, उस पे ये headings लिख लीजिए quickly. If once you are ready with the format, then we have a good to go ahead. Correct, बहुत ही identical है दोनों questions. So थोड़ा speed increase करके ये हमें solve करना है. So चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। पहले देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। On 1st April 2019, Singh had 20,000 equity shares in X Limited. Face value was 10, but the book value was 16. ये जो वर्ड है ना had, ये had का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। So 1/4/2019 को ओपनिंग बैलेंस है 20,000 इक्विटी शेयर्स का। सो कम टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। सबसे पहले ईयर लिखते हैं 2019-20 और फिर नेक्स्ट लाइन में डेबिट साइड में April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 एंड अमाउंट इज 3,20,000 रुपीज। 20,000 इक्विटी शेयर्स, अमाउंट इज 3,20,000 रुपीज।
On June 1, Singh purchased 5,000 more equity shares in the company at a premium of rupees 4 per share. मतलब 4 per share premium, that means 10 plus 4, 14 rupees में another lot he purchased. So write down June 1, two bank accounts, number of shares column 5,000 and amount column will become 70,000. It's almost 4:20, 4:30 right now, and I can still hear a lot of few horns on the road, bike sounds on the road, because as I've told you in one of the earlier lecture, लॉकडाउन का समय है, दिन भर पुलिस रहती है रोड पे, तो जो लोग हैं खुले में सांस लेना चाहते हैं, हवा लेना चाहते हैं, येट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, तो वो लोग निकलते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल जब कोई पुलिस नहीं होती है बट जो इंटीरियर रोड्स होते हैं, जो छोटी छोटी गलियां होती है, वहां पुलिस नहीं होती है, तो सुबह सुबह निकलते हैं और थोड़ा पेट्रोल जला के आते हैं। नहीं तो अभी आप देखो पेट्रोल भी कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा है। सो वो हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, वो गाड़ी की आवाज आई एम श्योर आप लोगों को भी सुनाई दे रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। On 30th June, the directors of X Limited announced the bonus and right issue. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 5 shares held, and these shares were received on 2nd August 2019. Okay, 1:5 का रेशियो है, 2nd August डेबिट साइड में आएगा 2 बोनस इशू। हमारे पास आज की डेट तक है 25,000 शेयर्स, और 1:5 रेशियो के हिसाब से हमें कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? वी विल गेट 5,000 बोनस शेयर्स। दोस्तों जैसे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के क्वेश्चन में हम वहां पे इंटरेस्ट का कॉलम बनाते थे जो कि हमारा इंटरेस्ट अकाउंट होता था, वैसे ही अब इस पॉइंट के बाद, इस क्वेश्चन के बाद जब डिविडेंड की एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में आएगी तो हम यहां पे ही एक डिविडेंड का कॉलम बनाएंगे विच इज नथिंग बट आवर डिविडेंड अकाउंट, करेक्ट? The terms of the right issue were as under. So bonus का एडजस्टमेंट हो गया है, right issue के टर्म्स हमें दिए हैं, right shares to be issued to the existing shareholders on 10th August 2019. तो 10th August 2019 को right shares ऑफर किए जा रहा है। Right issue would entitle the holder to subscribe to additional equity share in the company at the rate of 1 share per every 3 shares held. Okay, at ₹15 per share. So ₹15 per share हो गई दोस्तों एक्सरसाइज प्राइस, और राइट का रेशियो है 1:3। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे राइट एंटाइटलमेंट्स कितने हैं। तो अगर मैं देखता हूं एज ऑन डेट, आज के दिन तक मेरे पास है टोटल 30,000 इक्विटी शेयर्स। सर हम ये बोनस लेंगे नहीं लेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली कहा है तो वो फॉलो करेंगे, नहीं कहा है तो जो दिया है वो कंसिडर करेंगे। आपको यहां कोई रिकॉर्ड डेट नहीं कही है, यहां स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि बोनस शेयर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट, ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब है हम लेंगे। और मैं आपको अगर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके बताऊं तो जो फिगर्स आने वाली है उससे थोड़ी हिंट मिल जाती है। 1:3 का रेशियो है। अगर मैं यहाँ ये बोनस छोड़ देता हूं तो मेरा शेयर होल्डिंग होती है 25,000, और अगर मैं ये 25,000 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो आप देख रहे हो मुझे न्यूमेरिकल आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोनस शेयर्स को कंसिडर करता हूं तो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मी बिकम्स 30,000। इफ आई डिवाइड 30,000 विद 3, देन 10,000 राइट एंटाइटलमेंट्स looks to be very appropriate answer. So my dear friends, the right entitlement are how much? 10,000. तो मैं entitlement के पास आता हूं और लिखता हूं 10,000. Singh exercised his option under the right issue for 50% of his entitlement. इसका मतलब क्या है कि 10,000 में से 5,000 शेयर्स के लिए हमने अप्लाई किया है, और जब अप्लाई करते हैं तो हमें 15 रुपीज राइट प्राइस पे करना है। सो कम टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। लेट्स चेक आउट द डेट बाय विच यू नीड टू मेक पेमेंट। कुछ दिया है क्या उस डेट के बारे में? 50% राइट एंटाइटलमेंट, बैलेंस टू बी सोल्ड टू अनंत फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 1.5 पर शेयर। सो ये जो अमाउंट रिसीव होगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? दैट विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। ओके, स्पेसिफिकली आपसे यहां पे कुछ दिया है कि राइट का पेमेंट आप किस दिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यस, बी नंबर पॉइंट में दिया है द होल सम बीइंग पेबल बाय 30th September. सो कम टू डेबिट साइड 30th September to bank account 5,000 shares and amount column 5,000 into 15 rupees, that becomes 75,000. मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां ब्रैकेट में लिखा है एक्सरसाइजिंग द राइट। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते, योर चॉइस।
शेयर्स के केस में एवरेज प्राइस क्यों निकाली जाती है? आई होप अब आप ये लॉजिक समझ पा रहे हैं. इफ यू लुक एट द डेबिट साइड ऑफ दिस शेयर्स अकाउंट, यू कैन सी दैट at different interval, different point of time, we are buying different lot size and the prices are also different. In fact, in case of bonus, we haven't paid anything yet, we got the shares for those previous holdings. So accordingly, we calculate the average cost. जो राइट रिनाउंस किया है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं अपीयर नहीं होगा, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट क्रेडिट. इन दिस क्वेश्चन वी आर नोवेयर आस्क्ड टू प्रिपेयर द P&L अकाउंट्स. करेक्ट. सो पॉइंट नंबर ए यहां पे हो गया, पॉइंट नंबर बी हमारा यहां पे हो गया, उसका एडजस्टमेंट देख लिया. पॉइंट नंबर सी एंटाइटलमेंट था, पॉइंट नंबर डी एक्सरसाइज था, वो भी हो गया. वेरी गुड. पॉइंट नंबर ई आ गया फिर से डेप्रिसिएशन में. डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019. समझिएगा 31st मार्च 2019 मींस विच फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात हो रही है. इट इज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 15%. एक बार हम हमारी शेयर होल्डिंग देखते हैं. वी कम टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड. हमारे डेबिट साइड में है 4 शेयर्स, आप देख रहे हैं 4 होल्डिंग्स है, 4 ट्रांजेक्शन है. ऑब्वियसली 30th सितंबर तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है बिकॉज वो राइट शेयर्स हमने अभी खरीदे हैं 30th सितंबर को, तो उस पे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा. बोनस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे बोनस डिविडेंड के लिए जो लॉट्स एलिजिबल है वो है फर्स्ट और सेकंड. जो ये फर्स्ट लॉट है 20,000 शेयर्स का, ये क्योंकि मेरा ओपनिंग बैलेंस है, मतलब 1/4/2019 का ओपनिंग है, इसका मतलब है ये शेयर्स कब खरीदे हैं? दे वर परचेज बिफोर 31st मार्च 2019, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19 में. इसका मतलब है 18-19 के शेयर्स पे ही मुझे मिला है डिविडेंड. 20,000 शेयर्स का जो डिविडेंड है दैट विल बी टर्म्ड एज पोस्ट एक्विजिशन. और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कहां जाता है? P&L अकाउंट पे. P&L अकाउंट मतलब ये जो डिविडेंड का कॉलम है यहां पे. सो कम टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड. कम टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड. October 20. Correct. Take on your calculator. 20,000 equity shares into face value 10 rupees multiplied by rate of dividend is 15%, that becomes 30,000 rupees. So come to dividend column, write down 30,000 rupees. आप चाहें तो यहां खुद के लिए लिख सकते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना. ये जो डिविडेंड कॉलम है दैट इज पोस्ट एक्विजिशन. और ये जो 5,000 शेयर्स हमने 1 जून 2019 को परचेस किए थे, समझना ये शेयर्स खरीदे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 पे, जिसमें मुझे डिविडेंड मिल रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19. दोस्तों ये कहलाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड. और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहां जाएगा? इट शुड बी एज पर AS 13, इट शुड बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो 5,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू इंटू 15%, दैट बिकम्स 7,500 रुपीज. सो क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो आप यहां क्लियरली लिख सकते हैं बाय बैंक अकाउंट टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑन 25,000 शेयर्स. विच 25,000 शेयर्स आप यहां देख सकते हैं, ये 20 और ये 25,000 शेयर्स का डिविडेंड मिला है. लेकिन इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा प्री और पोस्ट एक्विजिशन में. ये 25,000 शेयर्स में से जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स थी 20,000 शेयर्स की, वो डिविडेंड मेरे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, एंड दैट विल गो टू the dividend column, whereas the dividend received on 5,000 share is pre-acquisition dividend, and therefore as per AS 13 will be credited to investment account. एडजस्टमेंट नंबर ई को भी मैं यहां कर सकता हूं टिक मार्क, वो भी हमारा हो गया. एडजस्टमेंट नंबर एफ कहता हूं 1 November 2019 सिंह सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 per share. Okay, let's do this. So come to credit side. November 1, by bank account 20,000 equity shares at a premium of ₹3. इसका मतलब है what will be the selling price? 13 rupees. So that becomes 2,60,000. अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? यहां पे हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट. तो आपने आपके राइट साइड के पेज पे स्पेस रिजर्व रखी है फॉर वर्किंग नोट नंबर 1. क्लियर? समझिएगा. राइट इट डाउन. ऑन राइट साइड वर्किंग नोट टू क्वेश्चन नंबर 13. सेल प्रोसीड्स है 2,60,000. करेक्ट? माइनस एवरेज
cost. How are we going to calculate average cost? So we'll take debit side. First, opening balance, cost of opening balance plus the lot purchased plus rights exercised minus pre-acquisition dividend. This divided by the total number of equity shares that we had, check on the debit side, that is 35,000. And now we will multiply this with the number of shares sold, that is 20,000 shares. So 3,20,000 plus 70,000 plus 75,000 minus 7,500 divided by 35,000 shares multiplied by 20,000 shares, that becomes 261,429. So shares costing 2,61,429 were sold for just 2,60,000. That means 1,429 is the amount of loss. और ये जो लॉस है ये P&L अकाउंट को डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा. सो कम टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड. November 1 by P&L account, loss on sale, you can give reference working note number 1, 1,429. Correct. And now it's time to close down the equation. Market price as on 31st March 2020 was rupees 15 per share. पहले चेक कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना होता है. तो सबसे पहले हम क्लोज करते हैं क्वांटिटी कॉलम एंड वी टेक द क्लोजिंग क्वांटिटी अवेलेबल विद अस इज 15,000 शेयर्स. करेक्ट. जो ये 30,000 डिविडेंड रिसीव हुआ है ना दोस्तों, इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. सो डिविडेंड कॉलम को करते हैं क्लोज. Number of equity shares column, debit side total 35,000, writing same on credit side minus number of shares sold 20,000. So closing number of shares are 15,000 shares. डिविडेंड कॉलम क्लोज करते हैं. डिविडेंड जो हमने रिसीव किया है 30,000 रुपीज, वो हमारी इनकम है, उसे हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. अब हम क्या करते हैं? थ्योरेटिकली हम पहले कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ दीज 15,000 इक्विटी शेयर्स, है ना. कैसे निकालेंगे? सो जो भी अमाउंट्स डेबिट में दी है उसकी टोटल लेते हैं, माइनस करते हैं 7,500 ऑन क्रेडिट साइड, 2,60,000 ऑन क्रेडिट साइड और 1,429 ऑन क्रेडिट साइड. सो टोटल कॉस्ट होती है 1,96,071. समझना, 1,96,071 will become the total cost for how many shares? 15,000 शेयर्स. सो अगर मैं उसको 15,000 से डिवाइड करता हूं ना, तो आप देखेंगे एवरेज कॉस्ट पर शेयर इज कमिंग टू जस्ट 13.07. जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज ऑन 31st मार्च 2020 वाज ₹15. मतलब यहां पे क्या हो रहा है? यहां जस्टिफिकेशन हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस 13.0714 इज लेस देन मार्केट प्राइस. इसका मतलब है वी कैन वेरी वेल टेक बैलेंसिंग फिगर इन द अमाउंट कॉलम. सर अगर इसका वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा. ऑल यू कैन राइट इज कॉस्ट प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस, दैट्स ऑल. लाइक यू कैन जस्ट कम इनटू दिस कॉलम. यू कैन राइट दिस वे. अगर समय है, एग्जाम में कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको छोड़ रहे हैं, तो पेपर जल्दी छोड़ने से बेटर है फिर आप इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट नंबर 2 बना सकते हैं.
जहां पे ये कैलकुलेशंस आप दिखा सकते हैं जो अभी तक हमने सारे लेक्चर्स में देखा था। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में काफी टाइम इन्वेस्ट किया था और अच्छे से समझा था, तो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा फास्ट हो गया हमारा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंटायरली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कम टू योर टेक्स्ट बुक। First, let's give cross-referencing over here. Write down the page number of your register where you have solved this question. Question number 13. Write down the page number of your register where you have solved this question. Question number 13. Correct? लिखा सभी ने। इंडेक्स में भी पोस्ट नहीं करना है, इंटरनल इंडेक्स में हम आते हैं, रजिस्टर इंडेक्स में भी पोस्ट नहीं करेंगे। Okay. And let's write down about this question. This question was based on again equity shares. Year ending date is 31st March. Valuation principle is average cost, and again we have seen here bonus plus right plus dividend. I can't find anything new in this question as compared to question number 12, so you can even write similar to question 12. और ऐसा अगर आप लिखते हैं तो ये क्वेश्चन को कभी भी आप टिक मार्क कर सकते हैं। करेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आपने नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। मैं आपको क्वेश्चन 14 को पहले ही टिक मार्क कर रहा हूं और उसके बारे में बता रहा हूं, लिख लीजिए मेरे साथ। इट इज अगेन बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। 31st March, एवरेज कॉस्ट, और रिमार्क्स में लिख लीजिए सिमिलर टू क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 13। इसीलिए मैंने उसे पहले ही कर दिया है टिक मार्क। It is similar to question number 12 and question number 13. So come to question number 14 my dear friends. फॉर्मेट्स आपके पास ऑलरेडी रेडी है, फॉर्मेट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आरटीपी नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। पहले पेज नंबर लिख लीजिए रजिस्टर का जहां पे आपने फॉर्मेट बनाया, सेम पेज नंबर होगा जहां क्वेश्चन नंबर 13 आपने सॉल्व किया है। सो सिंपली राइट डाउन द पेज नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप पॉज कीजिए इस वीडियो को और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर ओन। यस माय डियर फ्रेंड्स, I am not going to solve this question right now. I am going to show you solution, and let me tell you it's exactly same as 13. Yes, question number 14 is exactly same as 13. So I am not going to solve this question. I am going to show you the solution, everything after your question is solved. So इस question को, इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रहा हूं। इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर बाद में वीडियो को प्ले कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। वो सारे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इसको मैं भी पॉज कर रहा हूं, आप भी पॉज कीजिए एंड क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, so let's check answers. Solution to question number 14. Check all of you. Are you ready? Keep your fingers crossed. Here we go. So total dividend that will be transferred to P&L account is 8,000 rupees. That's the post acquisition dividend. The amount of profit on sale is 13750. The closing value of shares is 42,250 rupees. So मैं आपको ये फिगर बताता हूँ 13750 कैसे है। I mean in short working note number 1 मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। 56,000 आपके सेल प्रोसीड्स हैं, करेक्ट। उसमें से हमें माइनस करनी है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेटर पर लेते हैं, जिसका आ गया अच्छी बात है, नहीं आया उन लोगों के लिए कैलकुलेटर पर लेते हैं। कैसे निकालेंगे हम एवरेज कॉस्ट? तो सबसे पहले मैं लेता हूं 1 फरवरी तक जो भी डेबिट्स हैं 60,000 प्लस 14,000, देन यू कैन सी 3rd December देयर इज अ डेबिट ऑफ 12,500 प्लस 12,500, करेक्ट। और उसमें से अगर कोई प्री
एक्विजिशन डिविडेंड है तो माइनस होगा, हाँ वो है 2000 रुपीज, उसको मैं करता हूं माइनस, मतलब ये है हमारी नेट कॉस्ट 84,500 एंड दिस नेट कॉस्ट इज फॉर हाउ मेनी शेयर्स, सो यू कैन चेक ओवर हियर 4000 प्लस 1 5000 प्लस 2 4,000 plus 1 5,000 plus 2 7,000 and plus 1 8,000, so I divide it with 8,000 and I multiply with the number of shares sold which is 4,000 shares, so मुझे एवरेज कॉस्ट मिलेगी 42,250 रुपीज। तो मैं यहां से माइनस करता हूं 42,250, सो 56,000 से 42,250 माइनस हुआ तो आपको मिलेगा प्रॉफिट 13,750, चेक कीजिए करेक्ट। सो आई होप आपका सभी का ये सोल्यूशन करेक्ट आया होगा, इजी लगा होगा आप सभी को, सेम है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 और 14 की तरह। तो इंटरनल इंडेक्स में हमने इसे ऑलरेडी पोस्ट किया है, डोंट फॉरगेट कि आप यहां पे उसका क्रॉस रेफरेंसिंग दे दें, पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर यू राइट ओवर हियर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और ये है फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 15 का आपके सामने आपके स्क्रीन पे। 5 मिनट्स, क्विकली ड्रॉ द फॉर्मेट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 1515। में हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के लिए, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 15-16 एंड देन फाइनेंशियल ईयर 16-17। मतलब अब नया कुछ नहीं बचा है दोस्तों, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे टॉपिक में अब कुछ भी नया नहीं बचा है। आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं दे आर ऑल मेंट फॉर प्रैक्टिस, नो न्यू कंसेप्ट लेफ्ट टू बी टॉट इन दिस टॉपिक राइट नाउ। So in the books of Mr. Vijay, investment account, equity shares in JP Power Limited for the period from 1/4/2015 to 31st March 2016. So approximately 5 lines, and then for the period from 1/4/16 to 31st March 2017. अगर आप इन दोनों को ब्रेक नहीं करते हैं और आप पहले फाइनेंशियल ईयर 15-16 और फिर 16-17 का बनाते हैं तो वो भी बिल्कुल फाइन है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1515 और करते हैं शुरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस मई 2018, द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ न्यू सिलेबस का ये क्वेश्चन है। मिस्टर विजय एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ जेपी पावर लिमिटेड। द शेयर्स हैव द पेड अप वैल्यू ऑफ ₹10 per share. On 1st January 2016, he purchased 600 shares at ₹20 per share. So come to your investment account debit side. 1116 का ये ट्रांजैक्शन है, तो मैं 15-16 के इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखता हूं 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, दैट बिकम्स 12,000। डिविडेंड कॉलम में कुछ नहीं आएगा तो दैट विल बी एब्सोल्युटली नील। सेकेंड ट्रांजैक्शन है 15th March 2016 when 900 shares are bought at ₹25 per share. So another purchase transaction है 900 share at 25 rupees per share, aggregate value is 22,500 shares. उसके बाद जो ट्रांजैक्शन दिया है 20th May 2016, दिस ट्रांजैक्शन विल फॉल इन फाइनेंशियल ईयर 16-17, 25th जुलाई भी 16-17 में आएगा,
20th दिसंबर ये ट्रांजैक्शन भी 16-17 में आएगा, मतलब अभी तक दो ही ट्रांजैक्शन हम लिख सके 15-16 के। 1st February 2017 will also come in financial year 16-17। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कहा है कि 15th September 2016 डिविडेंड was received for the year ending 31st March 2016, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2015-16 का जो डिविडेंड है वो पे किया है 15th September 2016, मतलब ये ट्रांजैक्शन भी किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 16-17 में आएगा। On 12th November 2016 कंपनी मेड द राइट इशू, ये राइट इशू का ट्रांजैक्शन भी 16-17 में आएगा। Shares were to be valued on average cost. You are required to prepare investment account for the year ending 31st December 2016 and 17। तो दोस्तों क्वेश्चन पूरा पढ़ने का रीजन ये था कि मुझे आइडेंटिफाई करना था कि 15-16 के और कोई ट्रांजैक्शन है जो पढ़ के लग नहीं रहा है। इसका मतलब है हम इस छोटे से अकाउंट को यहां करेंगे क्लोज एंड विल फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31st March 2016, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज कॉस्ट ऑफ दोज इक्विटी शेयर, एंड दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड, दैट इज 2016-17। सो छोटा सा अकाउंट बनाना था 2015-16 का, सिर्फ दो ही परचेज ट्रांजैक्शंस उसमें थे और क्लोजिंग बैलेंस निकालना था। ओके, अब हम आते हैं फाइनेंशियल ईयर 16-17 में, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन है उस ईयर में। और भूलिएगा मत, ये टेबल में जो चार ट्रांजैक्शन दिए उसके अलावा नीचे यहाँ दो ट्रांजैक्शंस और हैं, तो क्रोनोलॉजिकली हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। 20th मई को आप परचेज कर रहे हैं 1000 shares at ₹23, so absolutely no problem. Come to investment account debit side, to bank account 1000 shares, amount will be 23,000. 1000 shares and amount will be ₹23,000. सो ये ट्रांजैक्शन भी क्योंकि कंप्लीट होता है उसे मैं करता हूं यहाँ टिक मार्क। उसके बाद 25 जुलाई को कंपनी 2500 बोनस शेयर्स दे रही है, इसे हम करते हैं रिकॉर्ड। बोनस शेयर्स की अकाउंटिंग बहुत सिंपल होती है, जस्ट रिकॉर्डेड इन क्वांटिटी कॉलम विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन अमाउंट कॉलम। सारे वही एडजस्टमेंट्स है, सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे, कुछ नया नहीं है। तो इसको भी मैं करता हूं यहां पे टिक मार्क 25 जुलाई। उसके बाद टेबल में अगला ट्रांजैक्शन वैसे है 28 दिसंबर और 1 फरवरी का, लेकिन नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो ट्रांजैक्शन है वो उनसे पहले हो रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 says that on 15 September 2016 dividend at the rate of ₹3 per was received for the year ending 31st March 2016। समझना, टोटलिटी पे अगर बात करते हैं तो 15 सितंबर को हमें डिविडेंड मिलेगा, करेक्ट, ₹3 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। टोटल मेरे पास शेयर्स कितने हैं, लुक एट द डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो आई हैव 5000 शेयर्स विद मी, टोटल अमाउंट विल बी ₹15,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? अब सवाल ये उठता है कि 15,000 में से प्री एक्विजिशन कितना है, पोस्ट एक्विजिशन कितना है। ये जो डिविडेंड आपको मिल रहा है, फिर से कह रहा हूं समझ लेना, ये जो डिविडेंड मिल रहा है ये है फाइनेंशियल ईयर 15-16 का। आपको क्या देखना है कि फाइनेंशियल ईयर 15-16 में आपने कितने शेयर्स परचेज किए थे, और other way round, how much is your opening number of shares on 1/4/16? they are 1500 shares। मतलब ये 1500 शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जो परचेज किए हैं 15-16 में, मतलब इन पे जो डिविडेंड मिल रहा है ना ₹3 के हिसाब से, ₹4,500, that is absolutely post acquisition dividend and therefore it will go to dividend column।
लेकिन जहां तक ये 1000 शेयर की बात है जो मैंने 20th मई 2016 को परचेस किया है, ये 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से जो 3000 रुपीज डिविडेंड बनता है, दैट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड, बिकॉज शेयर्स आर बॉट इन 2016-17 एंड डिविडेंड इज रिसीव्ड फॉर द ईयर 2015-16। आई होप अब ये एडजस्टमेंट आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, करेक्ट। तो ये एडजस्टमेंट हो गया, इसको मैं इस डेट को करता हूं टिक मार्क। अब मेरे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट है जिसके लिए मुझे एडजस्टमेंट नंबर 2 रेफर करना होगा कि 12 नवंबर को कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन पेमेंट ऑफ ₹20 पर शेयर। ओके, पहले एंटाइटलमेंट्स चेक करते हैं। 1:5 का रेशियो है। व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अस एज ऑन टुडे आर 5000 शेयर्स। सो 5000 शेयर्स पे राइट एंटाइटलमेंट कितनी होती है? 1000 एंटाइटलमेंट होती है। ही सब्सक्राइब टू 60% ऑफ द शेयर्स। सो 60% मींस 600 शेयर सब्सक्राइब किए हैं जिस पे 20 रुपीज पे किया होगा एंड रिनाउंस द रिमेनिंग, और रिनाउंस कितने किए होंगे? 400 किए होंगे एंड वी रिसीव 3 रुपीज। सो ये 400 शेयर्स पे जो 300 मिला है, 3 रुपीज के हिसाब से मिला है 1200 रुपीज, ये कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। और जो सब्सक्राइब किए हैं दैट विल बी एज गुड एज परचेज ऑफ न्यू शेयर्स। सो कम टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 600 शेयर्स एंड इट्स कॉस्ट विल बी 12,000 rupees. 600 shares having cost of 12,000 rupees. और अब मैं आता हूं ये टेबल में वापस जहां पे दो सेल ट्रांजैक्शंस मुझे दिख रहे हैं, उन दोनों की मुझे अकाउंटिंग करना है। ऑन 20th December आई हैव सोल्ड 1500 शेयर्स एट ₹22 पर शेयर। पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों जहां दो सेल ट्रांजैक्शन, अच्छे से समझिएगा। On 20th December 1500 shares at ₹22 per share, so consideration is 33,000 rupees. Yes my dear friends, 33,000 rupees का कंसिडरेशन है। हमें निकालना है यहाँ पे क्या, इस पे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, करेक्ट। तो सबसे पहले आप प्रॉपर बना सकते हैं वर्किंग नोट। 33,000 इसमें से हम माइनस करते हैं एवरेज कॉस्ट। अब ये एवरेज कॉस्ट जो है ये मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके दिखा रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं डिटेल में। चेक कीजिए डेबिट्स क्या है, जिस दिन हमने शेयर बेचे उस दिन तक के डेबिट्स क्या है। सो 34,500 प्लस 23,000 प्लस राइट एक्सरसाइज किए तो 12,000, टोटल ऑन डेबिट साइड इज 69,500 माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज 3,000. So that becomes 66,500 net cost, and in this 66,500 we have got how many shares? So if you check on debit side we have 5,600 shares. तो मैं उसको करता हूं डिवाइड, तो मेरी एवरेज कॉस्ट पर शेयर आ गई है 11.875. इसको मैं करता हूं मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड दैट इज 1500 से, तो मुझे मिलेगा 17812.5. 17812.5. और अब जब मैं ये करता हूं माइनस इसमें से सेल प्रोसीड्स, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट 15187.5. 15187.5 ये मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट कहां पर होगा? मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में December 22 P&L अकाउंट 15187. We can very well skip the decimal percentage and we can do round off. तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज के, वहां पे एक एक ही सेल ट्रांजैक्शन होता है. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वेयर देयर आर 2 सेल ट्रांजैक्शन. करेक्ट. Moving ahead to the last transaction, that is on 1st of February 2017, 1,000 shares are sold at ₹24 per share. So we come to credit side, write down by bank account 1,000 shares into 24 rupees. 24,000 is the total sale proceeds. So total sale proceeds है 24,000 और हमें अब निकालना है इसका एवरेज कॉस्ट. अच्छे से समझिएगा, फुल फोकस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा. हमें क्या देखना है कि आज जब मैंने ये शेयर्स बेचे हैं 1 फरवरी को, आज की डेट में मेरे डेबिट्स और क्रेडिट्स क्या है. तो अगेन 34,500 प्लस 23,000 प्लस 12,000 प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वी विल इवन टेक दिस फिगर बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस अर्लियर. करेक्ट. These are the debits minus credits are 3,000. सिर्फ अमाउंट कॉलम
माइनस जो पहला लॉट बेचा था 33,000, मतलब दिस इज द टोटल कॉस्ट 48,687। अब ये टोटल कॉस्ट कितने शेयर्स की है समझना। डेबिट साइड में टोटल था 5,600, लेकिन उसमें से हमने 1,500 शेयर्स बेच दिए, मतलब ये कॉस्ट है कितने शेयर्स की, 4,100 शेयर्स की। और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं विद 1,000 शेयर्स सोल्ड, दैट बिकम्स 11875। सो 11875, 24,000 minus 11875, and that will give me the figure of profit as 12125. 12125. So I come to my investment account debit side, date to P&L account 12125. So जिस दिन भी आप शेयर बेच रहे हैं आप उस दिन के पहले तक के डेबिट्स और क्रेडिट्स कंसिडर करते हैं, करेक्ट। एंड नाउ व्हाट्स लेफ्ट, नथिंग, यू हैव टू सिंपली टेक टोटल्स and close the account. Dividend जो भी मिला है that we will transfer to P&L account on 31st March। और अब हम निकालेंगे closing balance। नंबर ऑफ शेयर्स है 3,100 और उसकी क्लोजिंग वैल्यू है 36,812। क्वेश्चन में कहीं पे भी मार्केट प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो ही लोअर है मार्केट प्राइस से, एंड दैट्स फॉर वी विल क्लोज दिस अकाउंट एट दिस वैल्यू। था 2 सेल ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं इस क्वेश्चन में एज कंपेयर टू द अर्लियर क्वेश्चंस। सो फिर से आते हैं हम हमारे टेक्स्ट बुक में। डोंट फॉरगेट टू गिव क्रॉस रेफरेंसिंग ओवर हियर, राइट डाउन द पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर जहां पे आपने क्वेश्चन को लिखा है, करेक्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, आई होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स, करेक्ट। सो आते हैं वापस हम हमारे इंटरनल इंडेक्स में। आज का दिन खत्म नहीं हुआ दोस्तों, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे हम, डोंट वरी। अपना सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखो, उठना नहीं है जगह से। इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन किया है हमने और 31 मार्च ईयर एंडिंग है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल है, एवरेज कॉस्ट, और रिमार्क्स में आप लिख सकते हो 2 सेल ट्रांजैक्शंस। मैं ये नहीं कहूंगा डिफिकल्ट है, मैं सिर्फ ये कहूंगा थोड़ा ट्रिकी है, तो शायद 1-2 बार और प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं उसको यहां स्टार मार्क करता हूं। हमने 12 किया है, 13 किया है, 14 किया है, 15 किया, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस टॉपिक का, इस लेक्चर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। वी आर स्टार्टिंग विद द सेगमेंट ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर विल बी 16 एंड 17। तो अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन। क्विकली कम टू योर रजिस्टर एंड प्रिपेयर द फॉर्मेट दिस वे, कम ऑन क्विकली ऑल ऑफ यू। In the books of Mrs. Nidhi, investment account 8% bonds around 10 lines, and then another investment account equity shares in X Limited. Henceforth, इसके आगे हम देखने वाले ऐसे ही क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन मल्टीपल इन्वेस्टमेंट। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको याद होगा तो मैंने लेक्चर नंबर 2 में इसके बारे में बात की थी, दैट एक इन्वेस्टर अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकता है पैसा, और जितने भी अलग शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में वो इन्वेस्ट करता है। फॉर एवरी न्यू इन्वेस्टमेंट ही ओपन्स अ न्यू अकाउंट, अ न्यू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो दैट इज द केस ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, विद क्वेश्चन नंबर 15 एंड गिविंग यू होमवर्क क्वेश्चन नंबर 16 and 17, we complete the segment of variable income security, only variable income securities over here. So अभी तक हमारा इस टॉपिक में फिक्स इनकम सिक्योरिटी हो गया, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी हो गया, और अब हम प्रैक्टिस करेंगे दोनों को एक साथ, दैट इज मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन। और फिर जो अगला लेक्चर होगा
जो शायद पॉसिबली लास्ट लेक्चर हो सकता है। देखते हैं आपका और मेरा दोनों का कितना एपेटाइट है, और फिर वो जो लास्ट लेक्चर होगा वहां मैं लूंगा कुछ स्पेशल क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। करेक्ट, एएस 13 पूरा हमारा डिस्कस हो चुका है चैप्टर में, आपने रियलाइज भी नहीं किया होगा, बट टाइम एंड अगेन हर चीज, हर प्रोविजन एएस की हमारी यहां डिस्कस हो चुकी है। और आपको मैंने इस टेक्स्ट बुक में इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई हैव गिवन यू अ कंप्लीट 2-पेज चार्ट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 वेयर यू कैन क्विकली revise that particular standard. If you remember in lecture number 2, I have even displayed that chart on the screen. So all those students who are my YouTube students and studying on YouTube and don't have the textbook, you can very well refer lecture number 2 and even study from there. Correct? So question number 18, आज का last question, lecture number 4 का last question। निधि की बुक्स में 2 इन्वेस्टमेंट्स है, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। आप देख रहे हैं जो पहली इन्वेस्टमेंट है 8% बॉन्ड, दैट्स अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, सो कॉलम्स है फेस वैल्यू, अमाउंट, इंटरेस्ट। और जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है दैट इज इक्विटी शेयर विच इज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, यहां कॉलम्स है नंबर, अमाउंट, डिविडेंड। तो अब आप देखेंगे तो हम लोग एक बिल्कुल बेसिक एग्रीमेंट में आ गए, बेसिक फॉर्मेट हमारा फ्रीज हो चुका है। डेट, पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम्स। इन केस ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज द 3 कॉलम्स आर फेस वैल्यू, अमाउंट एंड इंटरेस्ट, एंड इन केस ऑफ वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज द कॉलम्स आर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अमाउंट एंड डिविडेंड। तो फिक्स इनकम पे होता है इंटरेस्ट इनकम, वेरिएबल इनकम पे होता है डिविडेंड इनकम, तो हम वो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स भी यहां पे बना रहे हैं। करेक्ट, सो आई होप आपका फॉर्मेट रेडी है। लेट अस क्विकली प्रोसीड अहेड एंड लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अभी तक की आपकी सबकी जर्नी आई होप बहुत अच्छी रही होगी। कैसी रही जर्नी? आई विल बी वेरी क्यूरियस टू नो दैट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑन YouTube वीडियो बिकॉज आई वांट टू हियर दैट हाउ मच माय वीडियोस आर बिकमिंग यूजफुल टू यू। करेक्ट, द बेस्ट वे टू यूटिलाइज द क्वारंटाइन टाइम इज टू stay back at home and revise, study. Question number 18. First, before we start this question, give the cross referencing of your register page number over here on the right hand side top corner of the question. तो दोस्तों, दिन शुरू करने का इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि जब पूरी दुनिया अभी तक सो रही है और जब वो उठेगी उससे पहले हमारे आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। आवर कर्मा ऑफ द डे विल बी डिस्चार्ज। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत अच्छा फील होता है कि यस वी डिड समथिंग गुड। करेक्ट, सेल्फ एप्रिसिएशन ज्यादा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ निधि टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2019. On April 1, purchased rupees 12 lakh 8% bonds at 80.5 come interest. Understand? परचेज रुपीज 12 लाख, मतलब ये 12 लाख रुपीज कौन सी वैल्यू होगी दोस्तों? दिस इज द फेस वैल्यू। 8% बॉन्ड्स, फिक्स इनकम सिक्योरिटी परचेज की है एट रुपीज 80.5 कम इंटरेस्ट। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं फेस वैल्यू नहीं दी है, बट लुकिंग एट द अदर वैल्यूज विच आर गिवन, वो कंसिडर करके हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी फेस वैल्यू होगी रुपीज 100। समझ में आ रहा है? दैट्स द मोस्ट प्रूडेंट एंड कंजर्वेटिव अजम्पशन। सो वी हैव परचेज्ड face value 12 lakh face value worth of bonds at 80.5 कम इंटरेस्ट। मतलब ये जो प्राइस है, इस प्राइस में क्या इंक्लूडेड है? इंटरेस्ट। लेट्स चेक आउट द इंटरेस्ट पेमेंट डेट। द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1st November एंड 1st May। अभी तक ऐसी डेट्स नहीं आई है, अब ऐसी डेट आ रही है। देखते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं। करेक्ट, मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं बेसिक कैलकुलेशन, नॉट नेसेसरी, मैं उसको वर्किंग नोट कहूंगा, बट अभी आप ये मत लिखिए, आप ये लिखिएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। वीडियो को पॉज करके अभी सिर्फ समझिएगा। 3 वैल्यूज हम कैलकुलेट करते थे फिक्स इनकम सिक्योरिटी में, एक्स इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट एंड देन कम इंटरेस्ट, है ना। यहां पे हमें कौन सी प्राइस दी गई है? कम इंटरेस्ट प्राइस दी है 80.5। कैसे निकालेंगे हम टोटल कंसिडरेशन? सो 12 लाख रुपीज is the total face value of the bonds what we purchased. I divide that total face value with face value per bond 100 rupees, तो मुझे मिलेंगे number of bonds 12,000 bonds into एक बॉन्ड कितने में खरीदा है आपने? कम इंटरेस्ट प्राइस कितनी है? 80.5। तो what will be the total कम इंटरेस्ट कंसिडरेशन? So that comes to 12 lakh divided by 100 मल्टीप्लाइड बाय, कुछ एक जीरो ज्यादा लग गया लगता है, 12,000
into 80.5, that becomes 9,66,000 rupees. That is my total cum interest consideration. Correct? I hope सबको समझ में आया. फिक्स इनकम सिक्योरिटी वापस रिवाइज हो रहा है. अब ये जो डिबेंचर्स, ये जो बॉन्ड्स हैं हमने परचेस किया 1 अप्रैल को, इस पे इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 1 नवंबर और 1 मई. तो लास्ट टाइम इन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा? 1 नवंबर को. मतलब हमें सेलर को कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? वी विल हैव टू गिव हिम इंटरेस्ट फ्रॉम 1 नवंबर टू 1 अप्रैल. दैट मींस 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट वी हैव टू गिव हिम? 5 months. So let us calculate interest for 5 months. So 12 lakh rupees face value into rate of interest 8% into 5 upon 12. That is the number of months. So 12 lakh into 8% divided by 12 multiplied by 5, that becomes 40,000 rupees. So interest इसमें included है 40,000 rupees. तो 9,66,000 में से 40,000 गया तो X इंटरेस्ट प्राइस होगी 9,26,000. करेक्ट? आई रिपीट, ये वर्किंग नोट आप बाद में लिख सकते हैं. कम टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो है बॉन्ड्स 2018-19. अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट. फेस वैल्यू 12 लाख, अमाउंट 9,26,000. डोंट फॉरगेट, ये जो अमाउंट का कॉलम होता है यहां पे, ये कौन सा अमाउंट कॉलम होता है? दिस इज ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट अमाउंट कॉलम. एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 40,000 रुपीज. अनकन्वेंशनल डेट्स हैं. हमें आदत है 30 सितंबर 31 मार्च की, लेकिन अब ये डेट्स बिल्कुल अलग आ गई. डरने की जरूरत नहीं है इससे. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके लॉजिक क्लियर है, तो कोई भी डेट आ जाए उससे आपको कोई डर नहीं लगेगा. करेक्ट? आगे बढ़ते हैं. ऑन 12th April you are told that you have purchased 1000 equity shares of rupees 10 in X Limited for rupees 40 lakh. So 12th April को 40 lakh के shares purchase किए. Come to your second ledger account, investment in equity shares. April 12 to bank account, face number of shares are 1000 and amount is 40 lakh rupees. क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर अगर फॉलो करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन हुआ, उसको मैं कर रहा हूं टिक मार्क. 12 अप्रैल का ट्रांजैक्शन हुआ, इसे टिक मार्क. डोंट फॉरगेट इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स है 1 नवंबर 1 मई, तो वो इंटरसेप्ट होनी चाहिए. अगला ट्रांजैक्शन है 1 मई. यू आर टोल्ड दैट रिसीव्ड हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन 8% बॉन्ड्स. फैंटास्टिक, क्लियरली दिया है तो सबसे अच्छा है. अगर नहीं दिया होता था तो हमें ध्यान रखना पड़ता था. इंटरेस्ट मिला है तो ये आएगा इंटरेस्ट अकाउंट में, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जो कॉलम है वहां पे. क्रेडिट साइड में लिखिएगा May 1 बाय बैंक अकाउंट. May 1 बाय बैंक अकाउंट. सो ऑन दिस डेट what is the total face value of investments which are held by us? It is 12 lakh rupees. तो 12 lakh rupees पे 8% के हिसाब से 6 months का इंटरेस्ट हमें मिलेगा. That comes to 48,000 rupees. That comes to 48,000 rupees इंटरेस्ट हमें मिलेगा. आप चाहें तो खुद के लिए कैलकुलेशन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. करेक्ट? You are told that on 15th May X Limited made a bonus issue of 3 equity shares for every 2 shares held. थोड़ा अनयूजुअल है, पढ़ने में अटपटा लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है यहाँ पे, पर यही हकीकत है, यही सच है कि 15th मई को आपको बोनस शेयर्स मिल रहे हैं. ठीक है, लेकिन बोनस का रेशियो जरा देखिए, 3 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड. मतलब अगर आपके पास 2 शेयर है ना तो आपको 3 शेयर बोनस में मिलेंगे. हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का ऑडिट नहीं करना है, जो दिया है उसे कंप्लाई करना है. सो कम टू योर इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड टू बोनस इशू. 1 लाख शेयर्स हमारे पास थे और 3:2 का रेशियो है, मतलब 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे? 1,50,000 बोनस शेयर्स. 1,50,000 बोनस शेयर्स. ओह माय गॉड, कौन सी है ऐसी कंपनी, देखना पड़ेगा, है ना. ओके, निधि सोल्ड 1,25,000 बोनस शेयर्स फॉर ₹20 ईच. ओके, सेल ट्रांजैक्शन दिया है. सो 15th मई को ही आपने क्या किया है? 1,25,000 शेयर्स बेच दिए एट द रेट ऑफ ₹20, जिसका कंसिडरेशन होगा 25 lakhs. Consideration will be 25 lakhs.
Now what we need to calculate? We need to calculate the gain or loss on this, which is absolutely simple. आप देखोगे तो मैंने जब शेयर्स खरीदे थे, डेबिट साइड में दिख रहा है 40 लाख रुपीस के मैंने शेयर्स परचेज किए हैं, उसको मैं डिवाइड करता हूं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख नहीं है, यू कैन सी ऑन डेबिट साइड बोनस मिला था, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 2,50,000। Average cost of each share became 16 rupees multiplied by number of shares sold is 1,25,000. So your cost of the shares sold is 20 lakh rupees, और 20 लाख के शेयर्स आपने कितने में बेचे हैं? 25 लाख में बेचे हैं। इसका मतलब आपको यहां पे गेन हुआ है 5 लाख रुपीस का। You have earned the profit of rupees 5 lakh. ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या कह रहा है फिर से ये क्वेश्चन आगे? ऑन 1 अक्टूबर यू हैव सोल्ड 3 लाख 8% बॉन्ड्स एट 81x इंटरेस्ट। ओके वर्किंग नोट में जाते हैं, आसान होगा। रुपीज 3 लाख फेस वैल्यू के बॉन्ड्स आपने बेचे हैं 81 रुपीज एक्स इंटरेस्ट में। सो मैं आता हूं यहां वर्किंग नोट में। एक्स इंटरेस्ट प्राइस हमें दिया गया है और 3 लाख फेस वैल्यू के बॉन्ड्स हमने बेचे हैं, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 लाख फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 81, दैट मीन्स I will find out the number of bonds that I have sold, so that becomes 3 lakh divided by 100 rupees, that means 3,000 bonds are sold at rupees 81, that becomes 2,43,000। ओके अब ये जो बॉन्ड्स मैंने सेल किए हैं ये किस डेट पे सेल किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर माय डियर फ्रेंड्स, और इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स अगर आप चेक करोगे तो वो है 1 नवंबर एंड 1 मई। मतलब ये बॉन्ड्स पे लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब पे हुआ था? 1 मई को। मतलब अगर मैं ये बॉन्ड्स बेच रहा हूं तो मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मतलब आई शुड रिसीव अलॉन्ग विद एक्स इंटरेस्ट कंसिडरेशन, आई शुड रिसीव अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 1 मई टू 1 अक्टूबर। दैट इज हाउ मेनी मंथ्स? सो 1 मई से 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दैट मीन्स हाउ मेनी मंथ्स? 5 मंथ्स इंटरेस्ट आई एम सपोज टू रिसीव। तो वो मैं यहां करता हूं कैलकुलेट। 3 लाख रुपीज face value into 8% rate of interest into 5/12. So we need to calculate this. That becomes 10,000 rupees, and total consideration that we will receive will be 2,53,000 rupees. Correct? अब क्योंकि ये सेल का ट्रांजैक्शन है ना दोस्तों, तो यहीं पे हमें निकालना चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। लेकिन सर यहाँ पता है मेथड ही नहीं दिया, पूरा क्वेश्चन हो गया यहाँ मेथड नहीं दिया है कि फीफो फॉलो करना है या एवरेज कॉस्ट। क्योंकि सर अगर आपको याद हो ना तो वेरिएबल फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में हम 2 मेथड्स देखते थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, मेथड नहीं दिया, बट आपको मैं बताऊं मेथड की जरूरत ही नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों? तो मेथड की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि आप देखोगे तो यहां एक ही परचेज ट्रांजैक्शन है, तो अगर फीफो मेथड फॉलो करते हो तो भी वही वैल्यूज है और एवरेज कॉस्ट फॉलो करते हो तो भी वही वैल्यूज है। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव परचेज्ड दी टोटल 12,000 बॉन्ड्स एट रुपीज 9,26,000। तो हमें उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम उसकी कॉस्ट? बहुत सिंपल है। 9,26,000 रुपीज is the cost of 12,000 bonds multiplied by we have sold how many bonds over here? 3,000 bonds। तो उसकी कॉस्ट प्राइस हमें यहां निकालनी है। तो 9,26,000 divided by 12,000 multiplied by 3,000, this becomes 2,31,500। और अब हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम कौन कौन सी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं? बच्चा गलती करेगा, 253 को कंपेयर मत करना। वी कंपेयर एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड द कॉस्ट। सो 2,31,500 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 2,43,000 से, तो 11,500 रुपीज का हमें गेन हुआ है। सो इस सेगमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस में कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन होने वाला है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का। करेक्ट?
So let's post all these transactions to our investment account. Come to your investment account credit side. October 1, buy bank account, face value, X interest and amount of interest. 2,43,000 is the X interest consideration, 10,000 is the amount of interest and face value is 3 lakh rupees. Gain हमें हुआ है इस पे 11,500 रुपीज का जो डेबिट होगा टू PNL अकाउंट 11,500. ओके और फिर बाद में 1 नवंबर को आपसे कहा है कि वापस हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है. वेरी गुड, इजी है. कम टू क्रेडिट साइड ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट. एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स ऑफ द बॉन्ड्स हेल्ड बाय अस एज ऑन दिस डेट. 1 नवंबर को हमारे पास कितने के बॉन्ड्स हैं? तो 12 लाख के थे और 3 लाख के सेल कर दिए, मतलब 9 लाख के बॉन्ड्स है ना. तो 9 लाख इंटू 8% इंटू 12 into 6 upon 12, that becomes 36,000 rupees is the interest that we are going to receive. 36,000 is the interest that we are going to receive over here. Okay, and last transaction is on 1st December, received 18% interim dividend on equity shares इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स. अब क्लियरली दिया है इन एक्स लिमिटेड. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड फॉर करंट ईयर. करेक्ट, जो करंट ईयर का डिविडेंड है वो हमें मिला है. वैसे इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन द ईयर एंडिंग डेट, मतलब करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में ही डिक्लेयर हो रहा है. तो यहां पे प्री और पोस्ट का तो कोई पॉइंट ही नहीं है और कोई सवाल ही नहीं उठता है. जितना भी हमें डिविडेंड मिला है ये पूरा के पूरा पोस्ट एक्विजिशन का डिविडेंड होगा. 1 दिसंबर को हमारे पास कितने के शेयर्स हैं चेक कीजिए. टोटल डेबिट में अगर आप देखेंगे तो 2,50,000 शेयर्स थे. करेक्ट, उसमें से हमने 1,25,000 शेयर्स सेल कर दिए, मतलब हमारे पास शेयर्स बचे कितने? 1,25,000 शेयर्स बचे. दिसंबर 1 को हमें 1,25,000 शेयर्स पे ये इंटरिम डिविडेंड रिसीव होगा. सो 1,25,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू इंटू 18%, दैट बिकम्स 2,25,000. अगेन आई रिपीट, ये पूरा के पूरा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा. क्यों होगा? क्योंकि दिस इज द डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? करंट ईयर का डिविडेंड है, इसमें कोई प्री एक्विजिशन इनकम नहीं है. प्री एक्विजिशन इनकम कब कहलाती है? जब मैंने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा है उससे प्रीवियस ईयर का मुझे डिविडेंड मिला हो तो वो प्री एक्विजिशन कहलाता है. यहां पे क्या हो रहा है? मैंने जब भी शेयर्स खरीदे हैं, जिस साल खरीदे हैं, मुझे उसी साल का डिविडेंड 18-19 का डिविडेंड मिला है. दैट्स एब्सोल्युटली पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड. करेक्ट. तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन भी हमारा यहां पे होता है. अब हमें करना है क्या? हमें इन अकाउंट्स को करना है क्लोज. एक इंपॉर्टेंट एंट्री मत भूलिएगा, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू. यस माय डियर फ्रेंड, जब ईयर एंडिंग डेट और इंटरेस्ट पेमेंट डेट सेम नहीं होते तो वो एक एंट्री करनी पड़ती है. मतलब 31 मार्च को इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू होगा. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट वी आर होल्डिंग एज ऑन दैट डेट? सो फेस वैल्यू यू कैन सी इज 9 लाख. तो ये जो 9 लाख के डिबेंचर्स हमारे पास है, इन डिबेंचर्स पे लास्ट टाइम आप देख सकते हो इंटरेस्ट कब मिला था? 1 नवंबर को. और अगली बार कब मिलेगा? नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट क्या है? 1 मई. हमारा ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च. सो वी नीड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 मार्च. दैट विल बी हाउ मेनी मंथ्स? नवंबर फुल मंथ, दिसंबर फुल मंथ, जनवरी फुल मंथ, फेब्रुवरी फुल मंथ एंड मार्च फुल मंथ. दैट मीन्स 9 lakh rupees into 8% into 5 months. For 5 months we have to provide interest. This is interest accrued but not due. That comes to 30,000 rupees. बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है. हमने बहुत एम्फसाइज देके इस एडजस्टमेंट को देखा था जब हमने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के क्वेश्चंस किए थे. करेक्ट. पर क्योंकि यहां पे डेट्स थोड़ी वेग है, थोड़ी अलग है, तो ये आपको प्रॉपरली हैंडल करना बहुत जरूरी है. बाय इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू. सो 9 लाख रुपीज पे 8% के हिसाब से 5 मंथ्स. अगर आपको लगता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे 5 मंथ्स कहां से आया, कैसे आया, तो आप खुद के लिए वहां पे लिख सकते हैं ये 5 मंथ्स कैसे आया. दिस इज फ्रॉम 1 नवंबर 2018 टू 31 मार्च 2019. करेक्ट. And now what is to be done? Nothing else. Let's transfer the total interest to
P&L account. So 1,24,000 total interest transferred to P&L account. 40,000 जो हमने इंटरेस्ट दिया है वो माइनस हो जाएगा. 84,000 इज द नेट इंटरेस्ट. क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो अजम्पशन सिंपल होगा, कॉस्ट प्राइस ही क्लोजिंग वैल्यू है, तो विल टेक द बैलेंसिंग फिगर इन द अमाउंट कॉलम. और सबसे पहले हम बॉन्ड्स के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को करते हैं क्लोज. 6,94,500 is the total value of the 8% bonds, 900 bonds that we have, 9,000 bonds that we have. Similarly we come to equity share column. सबसे पहले डिविडेंड जो है 2,25,000 का, उसको हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में क्योंकि वो हमारी इनकम है 31 मार्च को. और फिर बाद में हम अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं. दैट इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ the 1,25,000 equity shares held by us. Closing value of 1,25,000 equity shares held by us. ओके सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये लेक्चर. ये क्वेश्चन मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का ये क्वेश्चन रहा है, बहुत ही अच्छा लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके. इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, एक तरीके से रिविजनरी क्वेश्चन हो गया हमारा. ये वर्किंग नोट मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, अगर आप लिखना चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी prepared lot of working notes in the earlier questions, correct? So हम यहाँ पे आते हैं हमारे internal index में, फिर से क्वेश्चन नंबर 18 को अपडेट करते हैं वहां पे. Let us write down all that we have seen in question number 18. So question number 18 is based on bonds plus equity shares. इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स यहाँ पे थोड़ी अलग थी, 1 मई एंड 1 नवंबर. ईयर एंडिंग डेट था 31 मार्च. दो अलग अलग डेट्स हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग कलर से हाईलाइट करते हैं ताकि हमें पता चले कि इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू की एडजस्टमेंट हो गई या नहीं. मेथड एवरेज कॉस्ट मेथड वी कैन राइट, और रिमार्क कॉलम में जो भी आप लिखना चाहे, जैसे भी आप लिखना चाहे, मैं यहां लिख देता हूं मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स. सो दोस्तों, आज का आपका जो इस लेक्चर का होमवर्क क्वेश्चन है, समरी आपको स्क्रीन पे दिख रही है. वी आर इन चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 4. वी डिड 5 क्लास वर्क क्वेश्चन टुडे, 12, 13, 14, 15 एंड 18, एंड योर होमवर्क क्वेश्चन इज नंबर 16 एंड 17. मैं फिर से कहूंगा, प्लीज पूरी तरह अपनी जी जान लगा दो यार, मेहनत करो अच्छे से, हर समय को, हर मोमेंट को, हर मिनट को बेस्ट यूटिलाइज करो, बिकॉज ये जो भी काले बादल है ना, जो भी कोरोना है, जो भी नाम है इसका, ये सब एक दिन चला जाएगा और फिर बाद में हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है. डोंट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अवर लाइफ इज मूव ऑन, करेक्ट. इसीलिए हमारे बॉलीवुड का सॉन्ग भी क्या कहता है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी, करेक्ट. तो हर पल यहां जी पल जियो, जो है समा कल हो ना हो. सो मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.